नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर राजेश पटेल बोलता हूँ। मैं योगा मास्टर हूँ और मैंने फूड एंड न्यूट्रिशन का भी अभ्यास किया है। मैं यहाँ नेचुरल डाइट सिस्टम यानी कि योगाहार पे बातें करता हूँ। योगाहार को मैं प्राकृतिक आहार पद्धति कहता हूँ। तो आपको हेल्दी रहना है, दवाई मुक्त जीवन जीना है, तो आपको कुदरत के जो नियम है, प्राकृतिक आहार पद्धति है, उसको समझ लेना बहुत जरूरी है। तो ये योगाहार ये आहार का इंजीनियरिंग है और वो समझ लेना बहुत आवश्यक है। और हर व्यक्ति की अपनी जरूरियात अलग अलग रहती है। छोटे बच्चे की जरूरियात अलग है, बड़े की अलग है, युवान की अलग है, बुजुर्ग की अलग है, बीमार की अलग है और तंदुरुस्त की अलग है। तो आपको सारी बातें का नॉलेज होना चाहिए। तो ये प्राकृतिक आहार पद्धति समझ लीजिए, तो आपकी अभी जो दवाई चालू है वो भी धीरे धीरे बंद हो सकती है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती है। जो लोग नए हैं उनको मैं बोलूँगा कि ये हमारी योगाहार की यूट्यूब चैनल है, वहाँ जाए। उसकी लिंक चाहिए तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप में हेलो हाय कीजिए, आपको एक रिटर्न मैसेज आ जाएगा। उसमें आप क्लिक करोगे तो आपको यूट्यूब चैनल भी मिल जाएगी और वहाँ यूट्यूब चैनल पे हमारी योगाहार को समझने के लिए पूरा कोर्स के वीडियो है। तो एक एक वीडियो आप करके समय निकाल के देख लीजिए। जो पुराने हैं उसको भी मैं बोलूंगा कि वो भी रिवीजन करते रहे। इससे क्या होगा कि आपको इससे नॉलेज बढ़ता जाएगा। हाँ, क्योंकि हर चीज आप जब तक सीखोगे नहीं, हाँ, उसके पीछे के जो जो इसके पीछे काम करने वाली चीजें हैं, हर चीज के पीछे वो आपको पता नहीं चलेगा, तब तक आप उसमें फायदा नहीं ले पाओगे। ठीक है? तो हर चीज आपको समझना जरूरी है। आज का एनडीएस युगाहार में प्रश्न है, लोग मुझे पूछते हैं, साहब ये महामारी के पीछे कौन जिम्मेदार है? चाइना है, सरकार है, पब्लिक है, डॉक्टर है या फिर ऊपर वाला? इसके पीछे जिम्मेदारी किसकी? तो ये तो बहुत कठिन प्रश्न है। इसका जवाब देने के मैं अपने आप को लायक नहीं मानता हूँ। फिर भी जो चीज मैं मानता हूँ वो आपके साथ बात करना चाहूंगा। तो मैं सबसे पहले तो इसके पीछे ना चीन जिम्मेदार है, ना सरकार जिम्मेदार है, ना ही पब्लिक जिम्मेदार है, न ही डॉक्टर जिम्मेदार है और न ही ऊपर वाला भगवान नहीं जिम्मेदार है। इसके पीछे जो की जिम्मेदारी है वो मैं मानता हूँ हमारी शिक्षण प्रणाली जिम्मेदार है। मैं उसी को ही जिम्मेदार देता मानता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारी शिक्षण प्रणाली में कैसा जीवन जीना चाहिए, धर्म क्या होना चाहिए, धर्म के उद्देश्य क्या होने चाहिए। आप चाहे कोई भी धर्म में मानते हो, किसी भी भगवान की सेवा पूजा करते हो, लेकिन हर धर्म के उद्देश्य है। तो वो हर उद्देश्य, हर धर्म के जो उद्देश्य है वो क्या है कि भी आपके जीवन में आनंद होना चाहिए, आपके शरीर में बीमारी नहीं होनी चाहिए, आप आनंद पूर्वक जीवन जी सको, आप मनुष्य हो तो आप दूसरे प्राणियों के हिसाब से बुद्धिवान हो, तो आप दूसरे प्राणियों के जीवन में भी आनंद रहे, उनको दिक्कत ना आए। ये सृष्टि जो है वो सृष्टि हरी भरी रहे, हाँ, पर्यावरण मेंटेन रहे, पर्यावरण को नुकसान न हो जाए। ये सारी बातें हमारे शिक्षण में सिखाई जानी चाहिए। हजारों साल पहले हमारे धर्म के अंदर हमारी संस्कृति, हिंदू संस्कृति हमारे भारत में, जिसको हम हिंदुस्तान बोलते हैं लेकिन वो भारतवर्ष है, जो हमारा पुरातन समय काल था, उसमें गुरुकुल थे। हाँ? आ, गुरुकुल में शिक्षाएं दी जाती थी। तो वो शिक्षा एक अलग टाइप की थी और अभी की जो शिक्षा है वो अंग्रेजों ने दी हुई है शिक्षा है। गुरुकुल में, आश्रम शालाओं में जो शिक्षण दिया जाता था,
इसमें जो मैं बातें बता रहा हूँ कि धर्म क्या है, उसका प्रयोजन क्या है, किसके लिए है, कैसे उसका अमल करना है, आप धर्म संकट में हो तो आपको कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, ये सारी बातें महाभारत, रामायण और हमारे पुराने जो ग्रंथ है, वेद है, आयुर्वेद है, सब में, योग शास्त्र है, उस सब में बताए गए हैं और वही शिक्षा दी जाती थी। तो संकट के समय कैसे उसको संभालना है, क्या डिसीजन लेना चाहिए, राजा के धर्म क्या है, पब्लिक के धर्म क्या है, व्यापारी लोगों के क्या धर्म है, सैनिकों के क्या धर्म है, क्षत्रिय का क्या फर्ज है, ड्यूटीज क्या है, ब्राह्मणों की क्या ड्यूटीज थी, वो सारी बातें समझाई जाती थी और उसके हिसाब से हमारा देश चलता था। तो उस टाइम हमारा देश सोने की चिड़िया बताई गई थी। हमारा देश की शिक्षण प्रणाली, हमारे देश का शिक्षण इतना टॉप लेवल का, उच्च लेवल का था कि हमारे देश में जो विद्यार्थी विदेशों से अभ्यास करने आते थे और विश्वविद्यालय थी, नालंदा विश्वविद्यालय और दूसरी जो पुरानी थी, उसका पुरातन इतिहास है, वो इतना बढ़िया था कि हमारी शिक्षण प्रणाली के कारण हमारा देश इतना बड़ा था और हिंदुस्तान इतना बड़ा था और दुनिया में रहने वाले दूसरे लोगों को करीब 70% से ज्यादा जीवन का उपयोगी सर सामान हमारे देश से जाता था। ये फैक्ट है और यही हमारी जाहो जलाली देख के ही तो अंग्रेज, फ्रेंच, पोर्टुगीज, ये लोग हमारे देश में आए और वो लोग आ गए, हमारे लोगों के अंदर अंदर फाट फूट किया और वो राजा बन के बैठ गए और करीब 200-300 साल हमारे देश के ऊपर उन्होंने शासन किया। इससे पहले मुगल शासन रहा जो करीब 1000 साल रहा। तो 1500 साल से पहले की जो दुनिया थी, पहले का जो हमारा देश था, वो पूरा संस्कृति के नॉलेज, संस्कृति के शिक्षण प्रणाली से चलता था, जो महाभारत और रामायण काल का था। अब क्या हो गया, हमने अंग्रेजों की शिक्षण प्रणाली ले ली है, डॉक्टर्स को कैसे पैसे ज्यादा कमाए, वकील कैसे पैसा ज्यादा कमाए, एक इंजीनियर कैसे ज्यादा पैसा कमाए, पैसे के बेस वाला शिक्षण हो गया है। आपको डॉक्टर बनना है तो आप प्राइवेट कॉलेज में जाओगे तो 2-2 करोड़ रुपया, 5-5 करोड़ रुपया खर्च करके उसको अभ्यास करना पड़ता है। अब जो डॉक्टर 5 करोड़ रुपया खर्च करके डॉक्टर बना हो, क्या उनमें सेवा की भावना आएगी क्या? उसके अंदर नीतिमत्ता जैसी कुछ आएगी? कुछ नहीं आएगी, ज्यादातर तो नहीं आएगी। हाँ, ऐसे कई डॉक्टर है जो लोग नीतिवान है, नीतिमत्ता वाले है, तो वो लोग सेवा के भाव से काम करते हैं। तो हमारी शिक्षण प्रणाली इतनी गंदी हो चुकी है, इतनी पॉल्यूटेड हो चुकी है कि वहां से ही पॉल्यूशन ही निकल रहा है। हाँ, शरीर कैसे संभालना है, वो तो शिक्षण में पहला होना चाहिए पार्ट। हमारी शिक्षण में पहले वही शिक्षा होनी चाहिए कि हमारा शरीर कैसे मेंटेन करना है। रीति वो तो सिखाया नहीं जाता है। हमारा धर्म क्या होना चाहिए, भगवत गीता की सारी बातें, कई बाहर की यूनिवर्सिटी, बाहर डेवलप हुई कंट्रियों की यूनिवर्सिटी में अभी भगवत गीता पढ़ाई जाती है, संस्कृत पढ़ाया जाता है। हमारे देश में संस्कृत और भगवत गीता पढ़ाने की बात आती है तो सांप्रदायिक बताया जाता है। ये बहुत विचित्र परिस्थिति में हमारा देश पसार हो रहा है और ये दशा क्यों हुई आप सबको पता है। हाँ? मनुष्य का जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, क्यों जी रहा है वो पता नहीं है, किसके लिए जी रहा है वो पता नहीं है, कैसे जीना है वो पता नहीं है, क्या खाना है वो पता नहीं है, हमारा आयुर्वेद और योग क्या सिखाता है वो पता नहीं है, उपवास का क्या महत्व है वो पता नहीं है। उपवास कर रहे हैं, धर्म के नाम से उपवास कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य क्या था वो पता नहीं है। हमारी ज्ञातियों में जो परंपराएं थी, व्यवहार थे, वो किसके लिए थे वो पता नहीं है। बस पकड़ के चल रहे हैं अभी भी। देखो ये महामारी के कारण कितने लोग मर रहे थे, स्मशानों में जगह नहीं मिल रही थी, स्मशान में इतनी भट्टियां चलती थी 24 घंटा, स्मशान की जो पाइप थी धुआं बाहर निकालने जो लोहे की होती वो पिघल गई। लेकिन अभी भी लोग ऐसा ही मानते हैं, मेरे बाप का शव अकेला ही जलना चाहिए। क्यों भाई?
3-4 पुरुष एक साथ आप एक साथ उसको जलाओ, लकड़ी में अग्नि संस्कार करोगे तो क्या नहीं जलेगे? क्या वो स्वर्ग नहीं पामेंगे? लेकिन वो भी यहाँ सरकार को भी पता नहीं है, वो भी संत भी नहीं बोल रहे, धर्मगुरु भी नहीं बोल रहे कि भी स्मशान में इतनी लकड़ी अलग अलग जलाने की क्या जरूरत है? डेड बॉडी लाइनबद्ध पड़ी है तो उसको एक साथ जला दो, लकड़ा भी बचेगा, पर्यावरण भी बचेगा, जंगल भी बचेगा। जो पर्यावरण, जो झाड़ आप काट के जला रहे हो, वही झाड़ तो आपको ऑक्सीजन दे रहे, ऑक्सीजन की बोतल नहीं है, ऑक्सीजन के लिए फैक्ट्री डालनी पड़ रही है। क्या क्या हालत हो चुकी है? ऑक्सीजन हवा में मिल रहा है, 20% ऑक्सीजन तो हवा में कुदरत नेचुरली दे रहा है। आपकी कैपेसिटी खत्म हो गई है ऑक्सीजन लेने की। अब सरकार को क्यों दोष डाल रहे हो? अब डॉक्टर्स को क्यों दे रहे हो? पब्लिक को सिखाया नहीं जाता है, नीतिमत्ता ही नहीं है। लोग ग्लूकोज और पानी के इंजेक्शन भर के रेमडेसिविर के नाम से बेच रहे हैं। हाँ? जो जो 1000 रुपए का इंजेक्शन है वो 50-50 हजार, लाख-लाख रुपए में बेच रहे हैं लोग। ऑक्सीजन के बोतल के कालाबाजारी कर रहे हैं। नीतिमत्ता कहाँ आई? जब तकलीफ में पब्लिक होती है, समस्या होती है, तब लोग पहले धनवान लोग अपने भंडार खुले कर देते थे कि भी सरकार को पैसा दे देते थे कि लो इसकी सगवड़ करो, इमरजेंसी आई है तो इसके लिए आप प्रयोग करो, हमारे पैसे का इस्तेमाल करो। लेकिन आज के धनवान देखिए, कितने धनवानों ने अपनी हॉस्पिटल फ्री चलाई, कितने धनवानों ने अपने हॉस्पिटल में बिना चार्ज डॉक्टर्स पेशेंट को रखा। हाँ, कोई खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं कर रहा है, सब जगह लूट ही चल रही है। पैसे दे दो फिर बात करेंगे, एडवांस पैसे दे दो। लोगों को पता है कि एलोपैथी दवाई इमरजेंसी के लिए अच्छी है, लेकिन उसकी साइड इफेक्ट है। अभी कोरोना चला गया, पीछे फंगस वाली बीमारी आ गई, म्यूकरमाइकोसिस नाम की बीमारी चालू हो गई है। 10% बीमारी पेशेंट जो कोरोना में से बाहर आए उसमें। कल ही हमारे एक पहचान वाले टीचर थे, बेचारे रिटायर्ड इंजीनियर थे, वो मेरे लड़के को ट्यूशन देने आते थे हमारे घर। मेरे मेरे बेटे को कभी कोई कोचिंग क्लास में मैंने नहीं भेजा था। हाँ, टीचर घर आते उसको जो तकलीफ है वही सिखाते। हाँ, बाकी पूरा कोचिंग नहीं करने का, पूरा सब्जेक्ट नहीं लेने का। उसको बच्चे को जो बात समझ में ना आए उसके लिए ही वो एक्स्ट्रा गाइडेंस दे के जाए। ऐसे एक टीचर थे, पूरा रिटायर्ड थे, वो घर आके ट्यूशन देते थे। उनको कोरोना हो गया, कोरोना में से बाहर आ गए, लेकिन डॉक्टर्स बोल रहे थे कि उनके जो स्मॉल छोटा मगज है उसके अंदर कोई वायरस आ गया है और उन्होंने मगज को खा लिया है। अब मगज सड़ रहा है और उसके हिसाब से शरीर की सारी सिस्टम में बंद हो रही है। अब जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं है। कौन सा वायरस है, कैसे हो रहा है वो भी पता नहीं है। और बेचारे वो भगवान जैसे व्यक्ति, उसका मृत्यु हो गया। उसकी ये मैसेज सुन के मुझे रुदन आ गया। ऐसे भले व्यक्ति जिन्होंने कभी अपने पानी पीने के लिए अपनी पत्नी या किसी को पूछा नहीं था कि मेरे लिए तू पानी ला के दे दे, ऐसे तंदुरुस्त व्यक्ति हॉस्पिटल गए, एडमिट हो गए और ऐसे मर गए। हमारे गांधीनगर सेंटर वाले चंद्रकांत भाई पंड्या, उनकी भी दशा ऐसी हो गई। कोरोना से बाहर आ गए, दवाई का ओवरडोज इतना हुआ कि उसका हार्ट फेल हो गया, हार्ट काम करना बंद हो गया। तो क्यों एलोपैथी अकेली, क्यों साथ में आयुर्वेद नहीं पकड़ा जाता है? क्यों नेचुरोपैथी को साथ में नहीं लिया जाता है? क्यों होम्योपैथी को साथ में नहीं लिया जाता? क्यों योग को साथ में नहीं लिया जाता है? अपने अपने झंडे खड़े करके लोग लड़ रहे एक दूसरे के साथ आपस में। हमको भी ऐसे कई लोग बोलते हैं आप ये गलत बोल रहे हो साहब। मैं तो इतना ही बोलता हूँ भाई, व्यक्ति को क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, इसे कैसे खाना चाहिए, मैं यही सिखाता हूँ। मैं और कुछ नहीं सिखाता हूँ। और व्यक्ति को खुद को तय करना है कि मुझे क्या खाना पीना चाहिए मेरी शरीर की बीमारी निकालने के लिए, मैं यही सिखाता हूँ। मेरी कोई थेरापी नहीं है, कोई पद्धति नहीं है, कोई पैथी नहीं है।
मैं तो कुदरत के कानून को उजागर करता हूं बस। आपको एडॉप्ट करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए। योगा करना है तो करो, नहीं करना है तो मरो। हाँ? जिसका फायदा मिल रहा है, वही एलोपैथी डॉक्टर ये दवाई खेतों में रासायनिक खाद और जंतुनाशक से बनी हुई चीजों से दूर भाग रहे हैं। वही एलोपैथी वाले आयुर्वेद का विरोध कर रहे हैं। कैसी हालत। आप दवाई ऐसे पकी हुई चीज खाने के लिए राजी नहीं है तो आप लोगों को दवाइयां क्यों खिला रहे हो? वहां कॉन्ट्रा हो रहा है। वो ऑर्गेनिक चीजें मांग रहे हैं, कुदरती खाद से पैदा हुई, नेचुरल तरीके से, नेचुरल पेस्टिसाइड से पैदा हुई सब्जी फल खाने के लिए मांग रहे। खाओ। आप एलोपैथी दवाई लोगों को खिला रहे हो तो आप भी वही दवाई से पकी हुई सब्जी फल खाइए, क्यों न ऑर्गेनिक ढूंढ रहे हो? खुद के लिए अच्छा चाहिए, लोगों के लिए चलेगा। ये मेंटालिटी कब तक चलेगी? देश की समस्या यही है। अधिकारी लोगों को, सरकार में बैठ गए नेताओं को अपने लिए कोई नियम लागू नहीं होते, पब्लिक के लिए सारे नियम है। आप मास्क नहीं पहनोगे तो आपको 1,000 रुपया दंड लग जाएगा। लेकिन हाँ, चुनाव है, रैली निकाल रही है तो नेता बिना मास्क का घूमेगा, कुछ नहीं होगा। क्या हालत है। सब अपने स्वार्थ में जी रहे हैं। हमारी शिक्षण प्रणाली, पैसे कितने चाहिए मनुष्य को जीने के लिए? कितने पैसे नहीं, कितने चाहिए? ये नेता करोड़ों रुपए इकट्ठा करते हैं फिर भी उसको संतोष नहीं है। संतोष नहीं है। उन लोगों ने ये हॉस्पिटल भी बना के रखी है। अभी अभी हमारे एक रिलेटिव जिसको ऑक्सीजन की समस्या थी तो हॉस्पिटल में एडमिट हुए। पैकेज सुना, सिर्फ ऑक्सीजन देने का। डॉक्टर बताए वो दवाई देनी है, आईसीयू नहीं है। 3 दिन का 70,000 रुपया 3 दिन का। ये 10 दिन रहे हॉस्पिटल में, सिर्फ ऑक्सीजन ही ले रहे थे और कुछ नहीं, फिर वापिस घर आ गए। 10 दिन में 3 दिन का 70,000, 10 दिन का कितना पैसा हो गया? हाँ, और वो हॉस्पिटल रेसिडेंट फ्लैट के अंदर बनाई हुई थी। देखो क्या हालत है। लूटने का रास्ता मिल गया है लोगों को। तो हमारी शिक्षण प्रणाली जब तक नहीं सुधरेगी ना, ये ऐसी महामारी आएगी, लोगों एक दूसरे को लूटेंगे, एक दूसरे को लूटते ही रहेंगे और कुछ होने वाला नहीं है। हाँ? अंधेरी नगरी और गंडू राजा की बातें हमने बहुत सुनी है, ऐसी हालत अभी है। आप मत फंसो बस। लोगों को जो करना है वो करे, धर्म के नाम से करने करे, दवाई के नाम से जो करना है करे, और जिसके नाम से जिसको जो करना है वो करे। आप आपकी फैमिली को बचा के रहिए, आप नीतिमत्ता से जीवन जिए, आपके बच्चे को सिखाइए शरीर कैसे ठीक रखना है। आप योगा सीख लीजिए, हर रोज योगा कीजिए, खाने में ध्यान रखिए, प्राकृतिक आहार खाइए, पकाया हुआ मत खाइए, बीमार हो तो डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दीजिए। हाँ? ये सिखा लीजिए, योग कीजिए। शरीर को ठीक रखने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है, सरकार कुछ नहीं करेगी। और सरकार ने तो ये सारी व्यवस्था करके रखी है, हॉस्पिटल है, सब कुछ है। आप अपने अंदर ही खलास करके जाओगे, शरीर को ही खत्म करके जाओगे तो सरकार भी क्या करेगी, डॉक्टर भी क्या करे, हॉस्पिटल क्या करेगी? कुछ करने वाली नहीं है। हाँ? तो धर्म, नीति नियम, हाँ? खान पीन, आरोग्य, योग, आयुर्वेद, एलोपैथी, ये सब की मर्यादा क्या है, कब किसका इस्तेमाल करना है, ये सारी बातें आप समझ नहीं पाओगे और ये बातें सारी शिक्षण में नहीं आएगी तब तक जो सरकार हॉस्पिटल यानी कि दवाई और शिक्षण मुक्त न दे पाए, ऐसी सरकारों के पास आपको कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वो आपके जीवन में आनंद लाके देंगे। हाँ, कुछ नहीं कर पाएंगे। ये उम्मीद ही छोड़ दो, क्योंकि शिक्षण बिकाऊ हो गया है और दवाई सेवा का माध्यम जो था वो भी बिकाऊ हो चुका है। हाँ, पहले के जमाने में देखो, जितनी सरकार, जब हमारा देश आजाद हुआ तो शिक्षण स्कूलों के लिए
व्यापारी लोग जो थे, जो बनिए होते हैं, जैन लोग होते हैं, हर हर जगह जैन लोग है, व्यापारी लोग कम्युनिटी वही थी। तो उन लोगों ने जब देश आजाद हुआ तो अपनी जमीनें, अपने बिल्डिंग, अपने मकाने शिक्षण संस्थाओं के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया था। और जितनी पुराने स्कूले कॉलेजें है वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट और लोगों की भागीदारी से हुई थी, डोनेशन से हुई थी। कितनी आज बन रही है? एक भी नहीं बन रहा है। हाँ, जो भी है, हाँ, फीस वसूली करती है। हर रोज हम देखते हैं, हाँ, शिक्षण घर बैठे चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है। हाँ, कैसे फी वसूली जाए? सरकार, पब्लिक और स्कूल वाले तीनों एक दूसरे को, हाँ, आंखें पे पाटा बांधने की बात कर रहे हैं। पेपर में हम देख रहे हैं, न्यूज मीडिया वाले भी, हाँ, क्या कहीं क्या बताना जरूरी है वो नहीं बताते, काम की चीजें क्या है वो नहीं दिखा रहे, वो भी आपको बस, हाँ, टेंशन में ही लाने की न्यूज देते रहते हैं। तो महामारी के पीछे कोई जिम्मेदार नहीं है, हम खुद ही इसके पीछे जिम्मेदार हैं। हम खुद ही, और कोई नहीं है। दादा भगवान बोलते हैं, जे भोगवे एनी भूल। आपको समस्या है उसके पीछे आप खुद जिम्मेदार हो। किसी की और की जिम्मेदारी नहीं है, किसी की गलती नहीं है, आपकी खुद की है। आपने खान पीन में ध्यान नहीं रखा है, आप बीमार पड़े हो, तो आपकी जिम्मेदारी। आप अब हॉस्पिटल जाओ, बचो या न बचो, आपको लूट ले डॉक्टर, तो भी डॉक्टर गुनहगार नहीं है। क्यों? आप गए ही क्यों? आप क्यों गए? बीमार क्यों पड़े? बस आपकी जिम्मेदारी है। आप इतना समझ लोगे ना, तो ये समस्या, ये दुनिया में आपको कहीं कुछ गलत नहीं दिखेगा। खुद ही संभालना सीख लो। तो आ, हाँ, लोगों तो जो करना है वो करते रहेंगे। आपको खुद को सीखना है। आपको लोगों की तरह, हाँ, गेटा टोळाની જેમ જીવવું નથી। हाँ, गेटा टोळाની જેમ જીવશો તો તમે भी दुखी થવાના। हाँ, लोग क्या सोचेंगे, हाँ, लोग क्या कहेंगे, वो ही सबसे बड़ी बीमारी है। वही बीमारी है। हाँ, शर्म आती है लोगों को, कपालभाति करने में शर्म आती है। हाँ, योग करने में शर्म आती है। बाहर देख जाएगा कोई तो, हाँ, मैं तो घूमता हूँ चलता हूँ तो भी करता रहता हूँ। लोगों को देखना है तो देखे, मेरा मेरा क्या चले जाने वाला है? मेरा शरीर संभालना है, मेरी जिम्मेदारी, मैं कुछ भी करूं। ठीक है। तो ये महामारी के पीछे कोई जिम्मेदार नहीं है। नहीं चीन जिम्मेदार है, नहीं सरकार जिम्मेदार है, नहीं पब्लिक जिम्मेदार है, नहीं डॉक्टर जिम्मेदार है, या भगवान भी क्या करेगा? भगवान ने तो आपको बना के दे दिया है, आप जैसा संभालोगे वैसे आप जी पाओगे। हाँ, वो तो क्या होता है, ये कुदरत है, भगवान करता नहीं है, ये कुदरत कर रहा है। कुदरत बैलेंस करने के लिए आप ज्यादा औद्योगिकरण करोगे, हवा में धुआं ज्यादा करोगे, गर्मी बढ़ाओगे तो ज्यादा गर्म पर्यावरण को नुकसान होगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए ज्यादा बारिश आएगी, या तो सूखा भी पड़ेगा, या तो बर्फबारी ज्यादा होगी, या तो ज्यादा तूफान आएंगे, वावाजोड़ा आएगी। मौसम का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। कम मौसमी सब कुछ बढ़ने वाला ही है। हाँ, सुनामी भी आ सकती है, और बर्फ का भी तूफान आ सकता है, और हवाएं तेज चल सकती है। सब कुछ वो बैलेंस करने के लिए, कुदरत बैलेंस करने के लिए ट्राई करती है। अब बारिश के मौसम में देखो, जैसी बारिश की मौसम आती है, छोटे छोटे कितने जीव जंतु पैदा हो जाते हैं। तो कुदरती एक प्रोसेस है। तो कोरोना क्यों इतना बढ़ गया? तो ये कुदरत की प्रोसेस है। शरीर में, लोगों के शरीर में कचरा ज्यादा हो गया है, तो उसको निकाल करने के लिए वायरस आएगी ही। और आज आया है ऐसा नहीं है, हजारों साल से कुदरत ये काम करती आई है, करती आई है। आप कचरे का ध्यान नहीं रखोगे तो आपके शरीर में बढ़ने वाले हैं और मरेंगे। सिंपल सा नियम है, कुदरत को ही समझ लो, कुदरत को देखने का रखो बस। हाँ, दूसरे प्राणी नहीं मर रहे, मनुष्य ही क्यों मर रहा है? तो इसके पीछे कारण तो ढूंढो, कम से कम सोचो तो सही। साले दूसरे कोई प्राणी, शाकाहारी प्राणी कोई नहीं मर रहा है, कोरोना में मनुष्य क्यों मर रहा है इतना? बस यही सोच बदलो, तो आपको रास्ते अपने आप मिल जाएंगे। आज की उपयोगी प्रोडक्ट में हिमालयन बेरी लिक्विड फॉर्म में आती है ज्यादातर। और ये गर्मी की मौसम में ये लिक्विड फॉर्म जल्दी बिगड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए हमने हिमालयन बेरी के फल के पाउडर फॉर्म हमने तैयार करवाया है।
और पाउडर फॉर्म बहुत बढ़िया है, नेचुरल है, उसमें कोई उसको प्रिजर्वेटिव या कुछ डालने की बहुत जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये लिक्विड जो अवेलेबल था इसके हिसाब से पाउडर फॉर्म बहुत बढ़िया और अच्छा और सस्ता भी पड़ता है, क्योंकि आप 500 ml की लिक्विड ले लो तो इसमें करीब 75% जितना तो लिक्विड है, यानी कि प्रवाही है, जल है। वो निकाल दो तो इसमें से आपको 25% ही मूल हिमालयन बेरी मिलेगी। और पाउडर फॉर्म तो पानी निकल गया है, 100% नेचुरल है। तो 100-100 ग्राम का पाउच हिमालयन बेरी के अवेलेबल है। वो हिमालयन बेरी लिक्विड से सस्ता पड़ेगा और अच्छा काम करेगा और प्रिजर्व रहेगा, बिगड़ जाने के चांस नहीं रहेंगे। तो आप हिमालयन बेरी जो अद्भुत चीज है वो मैंने पहले भी बताई हुई है, तो आप वो मंगवा सकते हो। रीजनेबल रेट से है हमारे पास और अच्छी चीजें हैं। काम की बातों में हैप्पी, सुख की व्याख्या क्या है, सुखी होने के 10 रास्ते क्या है, तो ये सबको पता होना चाहिए। हाँ, पहले तो स्माइल रखो, खुश रहो, हंसमुखे रहो। हाँ, हास्य आपके मुंह में रहना चाहिए। हाँ, लोगों को देख के मुंह लिटका के मत जियो, हंसते रहो। दूसरा है ऊंघ, आपको नींद अच्छी आनी चाहिए। आप बेड में जाओ सोने के लिए, हाँ, दूसरी मिनट, तीसरी मिनट या 5 मिनट में नींद आ जानी चाहिए। ये आपको सीखना है कैसे नींद लानी है। क्षमा आपका गुण होना चाहिए। हाँ, किसी भी कुछ भी हो गया तो माफ करने की आपकी ताकत होनी चाहिए। दूसरे को मदद करो तो आपको सुख मिलने वाला ही है, आपके जीवन में आनंद आएगा ही। किसी को कुछ देने से आपके आत्मसंतोष जो जितना बढ़ता है, इतना किसी को ले लेने से नहीं होता है। हाँ, किसी का खींच लो आप, इसमें जो मजा है, इससे अच्छा है आप किसी को दोगे ना तो आपको आत्मसंतोष बहुत होगा। तो हेल्प्स अदर, दूसरे को मदद कीजिए। अच्छा, एक्सरसाइज यानी कि योगा। हाँ, योगा कीजिए, इससे आपके आनंद में बढ़ोतरी होगी। हाँ, आपके माइंड में सोच अच्छी रहेगी, आप कुदरत के साथ जीव पाओगे। हाँ, तो योगा कीजिए, हर रोज आधा घंटा निकालो। बाहर निकलिए, घर में मत बैठे रहिए। अच्छा, ये कोरोना के काल में आप बाहर नहीं निकल पाते हो, सिटी में हो, गांव में है तो खेतों में घूमिए, गांव में है तो, और शहर में है तो टेरेस पे जाइए, थोड़ा घूमिए, बालकनी में आइए, बाहर निकलिए। बंद कमरे में मत जिए, वहां ऑक्सीजन भी कम रहेगा, आपका माइंड चारों ओर घिरा हुआ होगा आर्टिफिशियल चीजों से। आपको टेंशन बढ़ेगी, डिप्रेशन बढ़ेगा। ठीक है, आप जहां काम करते हो इसके नजदीक रहिए, इससे आनंद बढ़ता है, ये बहुत काम की चीज है। आप जहां नौकरी करते हो, हाँ, कई लोग 50-50 किलोमीटर, 100-100 किलोमीटर ट्रैवलिंग करते हैं, फिर काम धंधा करते हैं। ये गलत है, नजदीक रहना चाहिए जहां भी आप काम करते हो। हाँ, भले फैमिली दूर हो जाती है तो आप हफ्ते में जाइए वहां फैमिली के पास, लेकिन आपके जीवन में बहुत आराम मिलेगा। आपको काम करने का भी ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा, आप थक नहीं जाओगे। हर रोज ज्यादा ट्रैवलिंग करना अच्छा नहीं है, ये भी आपको हैप्पीनेस नहीं दे सकता है। टाइम निकालिए अपने फैमिली के और दोस्तों के लिए। हाँ, अपने फैमिली और दोस्तों के लिए टाइम, साथ में भोजन कीजिए फैमिली में। आप 2-3-4 जो भी हो, एक साथ बैठ के भोजन कीजिए, बातें कीजिए एक दूसरे के साथ। और हर साल कहीं घूमने जाओ, आपके आसपास में पैसे ने ज्यादा नहीं है तो नजदीक में जाइए। हाँ, नजदीक में। हाँ, आपको जो खर्च में ज्यादा ना हो, ऐसे हर जगह देखने लायक जगह होती है, होती है, होती है। हर जगह ऐसा कोई लोकेशन नहीं है जहां आप घूम नहीं सकते हो। हर जगह आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। हाँ, सिटी से बाहर निकलिए, आपको अच्छी चीजें मिल ही जाएगी। हाँ, वहां जाके आप आराम से पूरा दिन निकाल सको, ऐसी चीजें मिल जाएगी। तो बाहर निकलिए। और सबसे ज्यादा है मेडिटेशन। मेडिटेशन बहुत काम का है। मेडिटेशन मतलब है आप जो भी काम कर रहे हो इसमें इन्वॉल्व हो जाइए, ध्यान पूर्वक काम कीजिए, यही मेडिटेशन है। जीवन में आनंद के लिए मेडिटेशन जरूरी है। क्यों?
क्योंकि हर चीज में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको खान पान में भी ध्यान रखना है, वो भी एक मेडिटेशन है। आंख बंद करके ऐसे बैठ जाने से मेडिटेशन नहीं होता है। आप जो काम कर रहे हो, योगा कर रहे हो अच्छा करो, कसरत कर रहे हो अच्छी तरह करो, रसोई कर रहे हो अच्छी तरह करो, शरीर को खाना दे रहे हो तो अच्छी तरह दो। हाँ, ये सारी बातें का ध्यान रखो, वही मेडिटेशन है। और मेडिटेशन ही, यही मेडिटेशन आप लागू करोगे जीवन में, तभी आपके जीवन में आनंद और सुखीपन आएगा, हैप्पीनेस आएगी, इसके अलावा नहीं आएगी। लॉकडाउन में बाहर जाना बंद हो गया है, तो देखिए बूट के अंदर पौधे उगल निकल गए हैं, और ये लंबा चलेगा तो ये पौधे के अंदर फूल भी आ जाएगी। हाँ, तो ये फोटो निकालने वाले ने कैसे, कहीं से कुछ मिल गया, लोगों को अलर्ट करने वाली चीजें मिल जाती है, तो आप क्लिक करो उसको, फिर मीडिया में डाल दीजिए। इसका कहीं ना कहीं तो जिक्र। कोरोना किट, जो लोग कोरोना पेशेंट हो चुके हैं और जो फैमिली है जो नहीं है, उसके लिए काम की चीजों का पूरा एक किट है, वो आप देख के मंगा सकते हो। इसमें एनिमा है, मलशुद्धि, पेट साफ करना बहुत जरूरी है। बीमारी से बचना है तो पेट साफ रहना चाहिए। हरी पत्ती हर रोज हमारे खाने में होनी चाहिए। आप मार्केट से हरी पत्ती ताजी लेके नहीं ला रहे, तो ये पत्तियों का पाउडर इस्तेमाल कर लीजिए। इम्यूनिटी बूस्टर के लिए तुलसी, हल्दी और अदरक, उसका एक्सट्रैक्ट, अर्क नहीं है, एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट अर्क से 10 गुना स्ट्रांग होता है। और खून नया बनाने के लिए प्रिकली पियर्स, और वायरस को कंट्रोल करने के लिए पपैया। हफ्ते में 2 बार 2-2 गोली ले लीजिए, तो आप ये महामारी के समय में आपकी फैमिली को आप बचा पाओगे। हमारी ई बुक अवेलेबल है। जो लोग विदेश में हैं, हमारे साधक, वो लोग फिर किंडल, अमेजोन पे ई बुक अवेलेबल है। आप वहाँ तो ई बुक्स का ज्यादा मार्केट है, तो वहाँ आपको मिल जाएगी। योगाहार का एक कॉन्सेप्ट है, उसमें सारी बातें हैं, शरीर, सफाई, खुराक, सावधानी। तो ये चित्र आपको याद रखना है। ये पूरा आहार का इंजीनियरिंग का चित्र है। आपकी आंतों की सफाई, आपकी छोटी बड़ी आंत की सफाई, आपकी खून की, आपके ऑर्गन की सफाई। आपको सही खुराक, अल्कलाइन यानी कि कच्चा, आपको शक्ति वाला या ताकत वाला चाहिए, मेंटेनेंस वाला चाहिए, सही कारीगर मिलने चाहिए, और चबा चबा के खाना जरूरी है। आप जो स्वाद खाओगे वो भी काम करेगा। तो ये बात ही इसमें योगाहार में, आहार के इंजीनियरिंग में आ जाती है। आहार का आरोग्य का पंचामृत यही है। हाँ, एसिडिक पकाया खाओगे तो बीमारी आएगी, कच्चा खाओगे तो बीमारी आने का चांसेस कम हो जाएंगे। हाँ, आपके शरीर में इकट्ठा हुआ कचरा ऊपर से निकलेगा तो शरीर में बीमारी आएगी नहीं। और माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है तो योग्य खुराक, न्यूट्रिशन वाला और शरीर सही कामदार के लिए आपको हरी पत्ती खानी पड़ेगी। रोग से बचने के लिए एनिमा भी इतनी ही काम की चीज है, हर रोज लिया करो। और बीमार पड़ो तो डेयरी प्रोडक्ट तुरंत बंद कर लो। हाँ, जल्दी ठीक हो जाओगे। हमारी रेसिपी की एक दूसरी यूट्यूब चैनल है, फूड विथ लाइफ नाम की, तो ये भी आपको काम में आएगी। और ये छोटा सा मैसेज, आप कहीं भी कुछ प्रिंट कराते हैं तो कराइए, इससे आपको लोगों को फायदा रहेगा। कल दोबारा दूसरे प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक नमस्कार।